अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल दिया था मैंने कल, और किया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ना एक दो कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन है। किया होना चाहिए था। किसने किया है? ठीक है। अच्छा, हाथ तो उठा दिए। कौन सा सवाल की बात कर रहा हूं मैं? हाँ जी, स्प्रिंग 19 डेजी लिमिटेड। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया ना, वो भी कम से कम एक दो पॉइंट जो कहूं वो पढ़ लेना, ताकि जो डिस्कशन हो वो समझ तो आए। अच्छा, सारे चैप्टर्स, हाँ एक चीज और, ये वेरिएंस के चैप्टर में मैंने आखिरी पेज पे, आखिरी और सेकंड लास्ट पेज, क्वेश्चन से पहले वाले को आखिरी कह रहा हूं, क्वेश्चन से जस्ट पहले, यानी जब चैप्टर खत्म कर दिया मैंने, पेज 179, इसमें एंड पे और अगले पेज के शुरू में कुछ एंट्रीज की नहीं मैंने। कुछ बिजनेसेस ना जब मटेरियल इशू करते हैं, यानी उसको मटेरियल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं, और इसी तरह से जब वेजेस कंट्रोल वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं, तो कुछ बिजनेसेस की ये पॉलिसी हो सकती है कि वो डेबिट क्रेडिट में स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हो। वो कोई तफसील नहीं है हमारे स्कोप में, लेकिन आईकैप की बुक में इसको समझाते हुए कोई एक दो एंट्रीज की हुई हैं, तो इसलिए मैंने आपको वेजेस, मटेरियल, ओवरहेड्स, इनकी एंट्रीज लिख दी हैं, और साथ इनके साथ ब्रैकेट में बोल्ड करके अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी बता दिया। तो वो शौकीन लोग जो वैसे ही बस इसको देखना चाहें, मर्जी है देख लेना, समझ आ जाएगी। ना समझ आई तो मेरे समझाने में भी नहीं आनी, तो इसलिए रहने देना। ये मैंने यानी बस एक्स्ट्रा चीज एंट्री की शक्ल में लिखी हुई है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मर्जी है पढ़ लेना। अच्छा, कॉस्ट में ना बेटा अब तक जो किया है उसमें रीसेंट अटेम्प्ट तो मैं कोशिश कर रहा था कि सारी की सारी हो जाए, आगे भी डिसीजन मेकिंग भी ऐसे ही करना है, फिर भी 100% पास पेपर्स नहीं कर सके, नहीं पॉसिबल है करना। तो मैंने जितने सवाल आज तक क्लास वर्क होमवर्क कराए हैं, अगर आप वो भी कर पाए ना अगस्त में, तो वो भी गनीमत है। लेकिन कुछ होते हैं चीते, वो कहते हैं जी ये तो बहुत कम है और बताएं, तो फिर जो चैप्टर्स में पास पेपर के सवाल मैंने नहीं क्लास वर्क होमवर्क में कवर किए वो आप खुद ही कर लें। और ऐसा हो सकता है कि वो जो मैंने क्लास में नहीं सवाल कराए, हो सकता है उनमें भी कोई एक डिफरेंस ही कैलकुलेशन हो, तो वो तो जब पेपर आएगा उसमें भी कोई ना कोई डिफरेंट तो होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप, इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अब आपने पेपर में जो भी सवाल आएगा, अगर उसमें कुछ नया हुआ, जैसे डेजी लिमिटेड में बड़ा मजे का पॉइंट था, तो उसको फिर आप हैंडल कर सकें। जैसे डेजी लिमिटेड में जो पॉइंट है ना, इस तरह का पॉइंट पहले नहीं पढ़ाया होता, मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन जिस तरह का पॉइंट पूछा है इंपॉसिबल नहीं है। अगर अंग्रेजी पे ध्यान दें और परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट है, तो फिर इस तरह के पॉइंट हैंडल कर सकता है स्टूडेंट। तो वेरियस में मैंने खैर बहुत सारे सवाल करा दिए, फिर भी जो रह गए हैं अगर किसी ने करने हो तो हस्बे तौफीक हस्बे जायका खुद ही कर ले। डेजी लिमिटेड, एक इसमें मटेरियल बताना है और एक लेबर बताना है। मटेरियल बताता हूं पहले। स्टैंडर्ड 27,000 किलो के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, वैसे तो ये बजट कह के दिया हुआ है, और अगर आप इसको पर केजी करना भी चाहते तो जी डेसिमल में आंसर आ जाता, तो उसको हम कह देते हैं कि 27,000 केजी के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या लिखा हुआ है? एक्स 16,000 वाई। अच्छा, अब ना सवाल में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे ही कंप्लीटनेस के लिए बता रहा हूं। ये चीज सवाल में नहीं लिखी हुई, ऐसी बस कंप्लीटनेस के लिए बता रहा हूं। बताने का मेरा मकसद यह है कि प्रोडक्ट केजीज में ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो एसक्यू इन एसएम कैसे करते होते हैं, ये इनटू असल में जितने किलो बनाए डिवाइडेड बाय जितने के लिए स्टैंडर्ड है। 14,000 असल में जितना प्रोडक्ट बनाया जितने के लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये चीज तो मैं कल सिखा चुका था, कल परसों नहीं। एसक्यू इन एसएम, जिन्होंने सवाल किया है एसक्यू इन एसएम निकालने में कोई मुश्किल? अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया ना, तो वो कम से कम ना अभी पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। जिन्होंने नहीं भी किया वो पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें जी। जी जी 2 और 3, पॉइंट 2 और 3।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम वहां बनाते हैं जहां पर कोई वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और इस तरह की चीजें हो ना, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें क्या करते? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल के क्या करते हैं? मतलब जब परसेंटेज ही नहीं है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स किस बात का? हाँ, ये कह रहा हूँ ना, मटेरियल लॉस में जब वो नहीं है परसेंटेज तो फिर इक्विवेलेंट निकाल के क्या करना? इक्विवेलेंट तब निकाले ना जब कोई परसेंटेजेस हैं, कम काम हुआ है 100 से, तो इसमें तो है ही नहीं कोई परसेंटेज। AQ and AM 0.2 और 3 पढ़ लें जिन्होंने नहीं भी किया, जिन्होंने नहीं भी किया 0.2 और 3 पढ़ लें, पढ़ लिया। AQ and AM होता क्या है? जितने किलो मटेरियल इन हुआ था या जो लॉस के बाद बाकी वजन बच गया था, जितना इन हुआ था। अब इस सवाल में एक डिफरेंट स्टाइल ये था कि आपको कितना मटेरियल इन हुआ था ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि इससे बना कितना था। यहां से उल्टा चलेंगे। अच्छा, वो जो मैंने कल केजीज कब पढ़ा है मैंने? सैटरडे को। कल क्या किया हमने? हाँ, हाई लो ठीक है। सैटरडे वाली क्लास में मैंने वो जो केजीज वाला पढ़ा रहा था, तो मैंने एक वैल्यूज मिसाल लेके बताया था, वो नोट किया ना? उसमें मैंने एक्चुअल मटेरियल ए कितने किलो लिखा था? कितना? 5700 केजी एक्चुअल प्रोडक्शन थी। लेक्चर 73। अच्छा चले, गुम हो गया, कोई बात नहीं। मैंने वैल्यूज बताना, ए था 20 नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल पूछ रहा हूँ। 27 बी और मैंने तब बताया भी था कि हो सकता है सवाल में आपको ये ना बताया होता और कहा होता कि एक्चुअली 1000 किलो जाया हो गया था, तो फिर हम ये आउटपुट खुद निकालते। अब इस सवाल में उसने आपको यहां से उल्टा चलाया, आपको ये बता दिया 27400 और ये बता दिया कि ये इसका 6% है। पॉइंट नंबर 3 में 16 और यहां से ऊपर चले 29 और ये बता दिया कि ये जो 29044 है ये 55 और 45 की रेशो में है। 15 ये है AQ and AM, ये AQ and AM। तो एक ये पॉइंट बताना था इसमें। मटेरियल में बताएं आपने और कुछ पूछना है नहीं ना, 6% ऑफ पढ़ो ना, 6% ऑफ आउटपुट। आउटपुट का 6% है, इनपुट का 6% नहीं, आउटपुट का 6%। जिन्होंने किया है मटेरियल में कोई और एतराज? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो लेबर वाला भी पॉइंट समझ लें, ये बहुत मजे का सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंसेस ये पहले कभी, इससे पहले मैंने तो नहीं बताया था, इससे या शायद किसी और सवाल में भी इस तरह का सेंटेंस था, जब भी आया तो वो पहली दफा ही आया था। ये जिन्होंने नहीं भी सवाल किया पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, समझ लें, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई बात। पढ़ लिया? अब तक जितने सवाल किए थे ना उसमें आपको स्टैंडर्ड कार्ड दिया होता है, या तो सीधा सीधा दिया होता है या पहेलियां होती हैं तो वो हम लोग पहेलियां सुलझा के निकाल लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कार्ड दिया होता है। स्टैंडर्ड कार्ड बनता कब है? साल के या पीरियड के शुरू में। अब तक जितने भी सवाल थे इसके अलावा उसमें बस सिर्फ स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ था और कुछ सवालों में, 2 मुझे याद पड़ रहे, आपको एक्चुअल वेज रेट बताने की बजाय यह कह दिया था कि यह स्टैंडर्ड से इतना ज्यादा या इतना कम था। मिसाल के तौर पर 10% ज्यादा। किससे 10% ज्यादा? स्टैंडर्ड से। किसका 10%? इसका, क्योंकि हायर देन, लोअर देन, तो देन जिससे देन वो 100 है। ये 2-3 सवालों में हुआ है कि आपको एक्चुअल वेज रेट बताने की बजाय
उसको स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करके कह दिया गया कि जो सोचा था उससे इतना हायर या लोअर। अब अगर ये मिसाल जो मैंने सामने लिखी है, अगर ये मैंने कही कि ये एक्चुअल वेज रेट स्टैंडर्ड से 10% ज्यादा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एआर? इसको 1.1 करके। अब सवाल से हटके वैसे बैकग्राउंड बता रहा हूं, जिस बिजनेस ने ये स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कार्ड बनाया होगा तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। अब उन्होंने सोचा क्या होगा, ये वैसे एक बैक एंड पे चीज बता रहा हूं। इन्होंने सोचा ये होगा कि ये 2024 के शुरू में स्टैंडर्ड बना रहे हैं। इन्होंने 2024 का स्टैंडर्ड बनाते हुए ये सोचा होगा कि 2023 में एक्चुअली हमें वर्कर्स को 140 देना पड़ा था और अब महंगाई हो जाएगी, बल्कि राउंड फिगर कर लेता हूं, 120 एक्चुअली 120 देना पड़ा था, महंगाई बहुत हो गई है, 20% तो बढ़ ही जाने। नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, इसका 20% क्या बनेगा? अच्छा चलो जितने परसेंट भी बनेगा यार, खैर है, ये कुछ परसेंट बढ़ा के 150 बन गया। कितने परसेंट बढ़ा लें? 130 से 150 तक लाना है? चलो रफली 15%, रफली। ये बात मेरी दोबारा सुने, कैलकुलेशन में कौन बह गई थी। अगर स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था बनाने वाले ने और उसमें स्टैंडर्ड रेट 150 रखा था, तो अब तक सवालों में हमें 150 दिया होता है और यहां से आगे चलना होता है कि एक्चुअली क्या हुआ। और कुछ सवालों में एक्चुअल रेट देने की बजाय उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दिया गया था कि हायर देन लोअर देन स्टैंडर्ड। लेकिन अब आपको ये सवाल से हटके एक बात ये बता रहा हूं कि ये 150 भी तो मैनेजमेंट ने कुछ सोच की एस्टिमेट किया होगा ना। और इसको एस्टिमेट करने के लिए यकीनन इनके पास पिछले गुजरे हुए साल के एक्चुअल रिजल्ट्स थे, फिर उसकी बेस पे जोड़ तोड़ करके अगले साल को स्टैंडर्डाइज किया गया होगा। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि 2023 में असल वेज रेट 130 था और मैनेजमेंट ने सोचा कि 15% तो वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, तो स्टैंडर्ड रेट इन्होंने फिर 150 कैसे बनाया, इसको 1.15 करके ये बनाया होगा। लेकिन हमें जब सवाल में ये वर्डिंग लिख दी गई कि एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से 10% ज्यादा है, तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? नहीं। सवाल की वर्डिंग पे आता हूं, एक दफा ये और बता लूं। स्टैंडर्ड रेट अभी तक सवालों में दिया होता था, जैसे भी निकला हमें कंसर्न नहीं था एज अ स्टूडेंट, और एक्चुअल रेट बताने की बजाय बाद सवालों में इसको स्टैंडर्ड से कंपैरेटिव फॉर्म में बताया गया कि स्टैंडर्ड से इतना कम या ज्यादा है, तो उसमें हम लोग इसको बढ़ा या कम करके एक्चुअल रेट निकाल लेते थे। ये सवालों में होता था। वैसे ही इस सवाल से पीछे की बात कर रहा हूं कि जिस बिजनेस ने स्टैंडर्ड रेट ये बनाया होगा, ऐसा हो सकता है ना कि उसने पिछले साल के असल रिजल्ट को देखते हुए, अगले साल की महंगाई को कंसीडर करते हुए तो स्टैंडर्ड रेट रखा होगा। लेकिन जब सवाल वाला ये कह रहा है, ये क्या कि एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से इतना ज्यादा है, तो एआर निकालने के लिए इस कहानी की जरूरत है जानने की? नहीं, इसलिए सवाल में यह कहानी दी भी नहीं होती थी। ओके, अब इस सवाल में क्या हुआ, मैं उस सवाल की वैल्यूज डालता हूं। उस सवाल की वर्डिंग से करता हूं रिलेट। अब अगर सवाल वाला इस तरह की वर्डिंग कह दे कि जब स्टैंडर्ड रेट हमने बनाया था तो पिछले साल के रिजल्ट्स को देखते हुए 8% इन्फ्लेशन सोचते हुए स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था, जबकि असल में 8 की जगह 12 हो गई। किसका 8 और किसका 12? इसका। जो मैंने पहले मिसाल दी थी उसमें क्या हुआ था, लास्ट ईयर से स्टैंडर्ड रेट और यहां से एक्चुअल बनाया था। ये इससे 15% ज्यादा, ये इससे 10% ज्यादा, ये वो था जो मैंने पिछली मिसाल लिखी हुई थी। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट से ये 8% ज्यादा, जबकि एक्चुअल इससे 12% ज्यादा। नहीं, इससे 12% ज्यादा। अभी 4 की बात ना करना, कुछ बच्चे 4 भी सोच रहे हैं, अभी 4 रहने दें, 8 और 12 वाली बात समझें। मैं फिर 4 में गलती बताता हूं, 4 में गलती क्या है। अभी जो सवाल की अंग्रेजी है उसका मतलब ये नहीं है, ये है। अब सवाल की अंग्रेजी से देखते हैं। उसने ना एक कंटिन्यूटी में बात की है कि जो एक्चुअल वेज का इंक्रीज था वो 12% था, एज अगेंस्ट, तकरीबन इंस्टेड ऑफ वाला मतलब है एज अगेंस्ट 8% बजटेड इंक्रीज। यानी हमने बजट बनाते हुए सोचा था कि 8% महंगाई होगी, किससे? पिछले साल से। एक्चुअल मतलब पिछले साल से, तो यह सोच के 8% बनाया था। 8 की जगह 12 हो गया, यहां से मजीद 12% और नहीं। हमने सोचा था कि ये 8% महंगा होगा, जबकि ये 12% महंगा हो गया।
तो अब हम लोग एक्चुअल रेट ऐसे नहीं निकालेंगे। ऐसे करने में क्या हर्ज है? हम स्टैंडर्ड से आगे 12 जा रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड से आगे 12 नहीं है, इससे आगे 12 है। तो अब हम यहां से पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे। तो जो आपको सवाल में 220 रुपए दिया हुआ है वो ये है। इससे पहले वापस जाएंगे और फिर यहां से आगे आएंगे। ये है इस सवाल में एक्चुअल रेट। पॉइंट 4 की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए कि आपको ये और इसमें फर्क समझ आ रहा है। अगर ये वाली बात होती ना तो ये लिखा होता कि एन इंक्रीज इन वेज रेट ऑफ 8% was budgeted, but actually additionally 12% was also increased। कुछ इस तरह की बात हो जाती। अब उसने कहा है 12 8 की जगह, तो जिससे 8 बढ़ना था उससे 12 बढ़ गया। पॉइंट 4 की अंग्रेजी ओके, जाग रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा, अब भी कॉमन है, लग सकता है कि 8 की जगह अगर 12 है तो मतलब 4% बढ़ा लें। देखिए, अगर यहां से 8 इधर आना था, 12 इधर है, तो क्यों ना इधर से 4 इधर आ जाए है? ये 4 ऐसे कह रहा हूं मैं। तो इसमें गलती ये है कि 8 भी इसका, 12 भी इसी का। लेकिन अगर हमने ये कर लिया कि 220 रुपए को 1.04 कर दिया, तो हम किसका 4% ले रहे होंगे? स्टैंडर्ड। इसका तो परसेंटेज ही नहीं है, इसी का 8 था और इसी का 12 है, ये तो बीच में है ही नहीं, तो इसके 4% बढ़ाना गलत है। और आपने और हाँ, एक इसमें एसएच का मसला हो सकता है। तो जैसे ये एस क्यू निकाला है, ऐसे ही एसएच निकलेगा। 10,000 घंटे 27,000 किलो के लिए हैं, तो 27,400 के लिए कितने लगेंगे एसएच? नहीं आ रहा, वॉर से देखेंगे तो फर्क है, पॉइंट्स में फर्क है। हाँ, पॉइंट्स में ना फिगर छोटी है, इसलिए फर्क छोटा लग रहा है। जी, इस सवाल में आप बताएं और क्या पूछना है? कौन सा? यानी अगर आप स्टैंडर्ड कार्ड भी पर किलो बना लें, कर लें, राउंडिंग ऑफ फर्क आने शुरू हो जाएंगे। बस वो राउंडिंग ऑफ के फर्क, कुछ नहीं है। आपने पर किलो बना लिए, उनको पॉइंट्स में कर दिया, तो राउंड ऑफ कर लिया ना, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ फर्क आएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। चले ठीक है। इसके अलावा और इस सवाल में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब मेरी तरफ से वेरियस खत्म है, इस अटेम्प्ट में फारिग है बस। अब खुल के सीवीपी पे आते हैं। सामा इसको रोकना। हाँ जी बोले। वो तो वही है ना, एसएच को ही 5% कम कर देना है। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है टाइम कम लगा, तो वो तो एसएच को ही 5% कम कर देंगे। ये तो याद नहीं है मुझे। नहीं 95 नहीं, 10,000 तो 27,000 के लिए था। ये एसएच निकलेंगे ऐसे, ये ऐसे एसएच निकलेंगे, उनको 0.95 करेंगे तो ये चाहेंगे। अच्छा, कल वो कुछ 6-7 नहीं 9 फार्मूले पढ़ाए थे, और ये फार्मूले कोई ऐसे फार्मूले नहीं है जिस तरह वेरिएंस है। ये मैंने ऐसे ही बस कुछ वैरायटियां कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, ऐसे ही बस। ये और कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे, बस ऐसे ही मैंने मुख्तलिफ चीजों की जोड़ तोड़ की हुई है। कैलकुलेटर आपको सही चलाना आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं, सवाल लिखें। अच्छा, ऑफिशियली सीवीपी पे आ गया। आपने सीवीपी, बस बहुत हो गई वेरिएंस की डिस्कशन मिलावट, बस अब हम सीवीपी पे आ गए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लेक्चर 4 दफा तो सुन ही चुके होंगे और सारे सवाल भी कर लिए होंगे। यूनिट सोल्ड, सवाल, यूनिट सोल्ड 15,000। सवाल लिखवा रहा हूं। ये जो कल फार्मूले बताए थे, ये ऐसे ही बस मैंने जोड़ तोड़ किया हुआ था, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है इनमें। फिर भी ऐसे ही अखलाकन 1-2 सवाल चेक करता हूं, कैलकुलेटर पकड़ना आता कि नहीं आता। यूनिट सोल्ड है 15,000, 15,000 यूनिट्स। सेल प्राइस है, सेल प्राइस 50 रुपए। और वेरिएबल कॉस्ट 28 28 रुपए पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट 35,000 35,000। टोटल प्रॉफिट बता दें, टोटल
टोटल प्रॉफिट बता दें। हाँ जी 295,000। हाँ जी 295,000 कैलकुलेट करने में किसी को कोई मुश्किल है तो उसको मर जाना चाहिए। 295,000 है मसला तो बता दें, मैं खुद ही मार दूंगा। और लिखे सवाल। टोटल प्रॉफिट 120,000। अच्छा मैंने कल ये बता दिया था कि सीएस रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। टोटल प्रॉफिट 1,20,000। टोटल फिक्स कॉस्ट 30,000 30,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% 20%। टोटल सेल्स फॉर द ईयर बता दें। टोटल सेल्स फॉर द ईयर हाँ जी 750,000। सेल्स जितनी भी थी उनका 20% माइनस 30,000 इज इक्वल टू 150,000 120। ये जो कल फार्मूले बताए थे उनमें से आखिरी वाला लिखा है मैंने ये। तो उन सब फार्मूलों में कहां कौन सा रिलेशन इस्तेमाल हुआ है बस यही झंझोड़ने के लिए फार्मूले बताएं, वरना ये इनमें कोई नई बातें नहीं है। ये सामने सिर्फ इसलिए लाया हूं क्योंकि इस सवाल में ना हमें इस तरह के रिलेशनशिप्स पहेलियां इस तरह से लिंक जोड़ने होंगे, इसलिए वो मुख्तलिफ वैरायटियां सामने लाया हूं। ये मैंने नंबर 9 किया है सामने। इसमें से आप सेल्स फाइंड कर लें, ये 30 इधर आ जाएगा, 20% से डिवाइड हो जाएगा, तो सेल्स बन जाएंगी 750। हाँ जी 750 ओके। चलो ये बहुत है। अब आपको जो मैंने कल हिस्से बांट के दिए थे उन पे आते हैं। एक हिस्सा मैंने बांटा था ब्रेक इवन। चलें ब्रेक इवन पे करते हैं बात। ब्रेक इवन जी शाम हाँ भाई हो गया, वो स्क्रीन ऑन हो गया है? अच्छा घर से निकले पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो कुछ टारगेट तो किया होगा कितने नंबर लेने हैं?
है 100 आए हुए एडिप एक्सपर्ट 100 नंबर। अच्छा, जो टारगेट ही 50 का करते होंगे, जो टारगेट ही 50 का करेंगे उनके पास होने के चांसेस कम है, क्योंकि उनकी एफर्ट्स उसके मुताबिक है। हाँ, जो टारगेट ही 80-90 का कर रहा होगा उसके चांसेस ज्यादा हैं। ये टारगेट करने के लिए पासिंग मार्क्स पता होने जरूरी है? नहीं नहीं, पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए कि नहीं? हाँ ना भाई, अगर कोई ज्यादा ही होला रह गया वहां, उसको पता ही नहीं कितने मार्क्स पासिंग है, वो अपनी तरफ से 35 नंबर लेके आए, बहुत है 35, तो पासिंग मार्क्स तो पता हो ना। अच्छा, इसी तरह अगर किसी ऊंचाई पे चल रहे, चलो मैं यहां चल रहा हूं, अब इस ऊंचाई पे ये एज है, इससे इधर गिरना है, तो अगर मुझे ये ऊंचाई पे चलना है तो मुझे ये एज पता होना चाहिए कि नहीं? पता होना चाहिए, क्योंकि अगर से इधर हुआ तो फिर उधर चला जाऊंगा। तो ये एज पता होना चाहिए कि जिससे आगे मौत है। बिजनेसेस जब अपने लिए अगले साल का टारगेट सेट करते हैं, बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमाएगा? सेल करेगा, बिजनेस होगा, सेल्स होंगे तो बिजनेस है ना, वरना तो बिजनेस ही कुछ नहीं है। तो बिजनेसेस के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्स करना। उसके लिए वो अगले साल का बजट बनाते हैं कि अगले साल हम सेल्स कितनी करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितनी सेल्स करेंगे तो हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा। क्यों है? क्योंकि अगर थोड़ी सेल्स कर रहे होंगे तो बिजनेस लॉसेस में जा रहा होगा, तो बिजनेस को पता होना चाहिए। एक चीज समझानी है बस, ग्राफ समझ आएगा? आ जाएगा समझ। अच्छा, आपको पेपर में ग्राफ बनाने को नहीं कहा जाएगा, बस एक चीज समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूं। ये 0 है, ये एक्स, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी इधर प्रॉफिट और इधर लॉस। ये आ गई सेल्स। अब सेल्स यूनिट्स हैं, रुपए हैं, जितने भी हैं, एक्स एक्सिस पे सेल्स हैं। अगर कोई बिजनेस नहीं, ये बिजनेस जिसकी बात कर रहा हूं, अगर इसकी कोई सेल्स ना हुई तो प्रॉफिट कितना होगा? 0। शाबाश, ये है जज्बाती बात जो मैं पूछना चाह रहा था। भाई 0 क्यों होगा? वो लॉस में चला जाएगा। क्यों लॉस में चला जाएगा? लेकिन सेल्स ही, अच्छा सेल्स नहीं होनी से मेरी मुराद है प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, तो लॉस में जाएगा कि नहीं? क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, फिक्स खर्चों की वजह से। तो अगर एक बिजनेस कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी वो लॉस में है, किस वजह से? फिक्स खर्चों की वजह से। मिसाल ले लेते हैं कि इतना लॉस है। अच्छा, ग्राफ ये 0 है, एक्स 0 है, तो इतना है लॉस। अगर सेल्स करना शुरू कर देगा तो लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इस पे आगे चलते जाएं तो वाई एक्सिस पे एक वक्त ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा सेल्स होंगी तो क्या होगा? प्रॉफिट बन जाएगा। ये ब्रेक इवन सेल कहलाती है, यानी वो कम से कम सेल्स जहां खर्चे पूरे हो जाएंगे। उससे ज्यादा सेल्स होंगी तो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, उससे कम रहेंगी तो लॉस में जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स वो मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स है कि जब सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। सारे खर्चे पूरे करने के लिए कम से कम जितनी सेल्स करनी पड़ेंगी वो ब्रेक इवन सेल है। अच्छा, अगर हम इसको न्यूमेरिकली एक पोजीशन लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बिजनेस सिर्फ उतने ही सेल कर सका जितनी ब्रेक इवन है, तो इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा? 0। ये हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल का मतलब है कि इतनी सेल हुई अगर, तो प्रॉफिट 0 होगा। कल वाले फार्मूलों पे आए, कल वाले फार्मूलों पे, उनमें से देखिएगा फार्मूला नंबर 6, फार्मूला 6। अगर बिजनेस बस उतनी ही सेल कर सका, अगर बिजनेस बस उतनी ही सेल कर सका जितनी ब्रेक इवन है, तो इस फार्मूले में प्रॉफिट रखें 0, तो इक्वेशन रीअरेंज होकर क्या बन जाएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ये इस तरह के रिलेशन ना, इस चैप्टर में ना, ये स्टूडेंट्स को नॉर्मली मुश्किल चैप्टर लगता है। उसकी वजह यही है कि इस तरह के रिलेशंस ट्रिक्स के तौर पे सवालों में छुपे होते हैं, वो यूज करने पड़ रहे होते हैं। तो ये इसमें एक मुश्किल साइड है, लेकिन है ये वही रिलेशंस जो आज तक कॉस्ट में सीखे हैं। तो इसलिए मैंने ना ये फार्मूले की शक्ल इसलिए बना के दिया आपको कि आपको इस तरह की ये वैरायटियां, ये रिलेशनशिप्स, ये गौर करें। मैंने ये डब्बे ये बनाए कि अगर एक बिजनेस उतनी ही सेल कर सका जितनी ब्रेक इवन है, तो फिर उस साल में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा? 0। या फिर इन अदर वर्ड्स, उस साल में बिजनेस की टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हुई होगी? जितनी इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, तभी तो प्रॉफिट 0 हुआ होगा। इन चीजों को इस्तेमाल करने लगाऊं मैं आगे। अगर साल के शुरू में या गुजरे हुए साल पे भी अगर बिजनेस ये जानना चाहे कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स हैं कितनी, क्यों चाहिए बिजनेस को जानना? ताकि उसके मुताबिक एफर्ट्स करे ना। अगर ब्रेक इवन सेल्स 300 मिलियन है साल की, तो बिजनेस को कोशिश करनी चाहिए कि इनसे ज्यादा सेल्स हो। तो बिजनेस को ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। अगर सवाल वाला पूछेगा तो ब्रेक इवन सेल का फार्मूला बना लेते हैं।
अच्छा, अब ये ना कोई बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बुजुर्ग बन सकते हैं। आप इन्हीं फार्मूलों में से आप ये जो मैंने आपको 9 फार्मूले कल बना के दिए हैं, आप मुझे ये बता दें इन फार्मूलों में से ढूंढ के कि अगर ये जानना चाहें, फौरन ना बोलना, पहले सब सोच लेना। अगर हम ये जानना चाहें कि कितने यूनिट्स कम से कम बिकेंगे तो प्रॉफिट 0 होगा, तो वो आप किस फार्मूले से ये फिगर निकाल सकेंगे? अगर हम ये जानना चाहें, अभी बोले नहीं, पहले सोचने सारे, मैं आपको असल में बुजुर्गी सिखाना चाह रहा हूं, बजाय इसके कि मैं फार्मूला लिख दूं, आपको ड्राइव करें। अगर हम ये जानना चाहें कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचेंगे तो प्रॉफिट 0 तक पहुंचेंगे, तो इनमें से कौन सा वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? पहले सिर्फ अपने आप को बताएं, और अगर वो फार्मूला ढूंढ लें तो फिर रीअरेंज करके ये बता दें कि वो यूनिट्स निकलेंगे कैसे। नहीं लग रही है ना। हमने इतने यूनिट्स बेचे कि 300 मिलियन रुपए की कंट्रीब्यूशन आ गई, 300 मिलियन ही फिक्स कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट 0 हो गया। यानी हम कम से कम उतनी कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे ना जब जितनी फिक्स कॉस्ट है, तो जाके प्रॉफिट 0 होगा। जी, कौन से फार्मूले से ये ढूंढ पाएंगे? 7 से, ठीक है। और अगर हम ढूंढना चाहें कि कितने यूनिट्स हैं जहां प्रॉफिट 0 हो जाए, तो प्रॉफिट को 0 करें, बाकियों को इधर उधर कर दें, क्या शक्ल बन जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये होता है ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने का फार्मूला। अच्छा, अगर बिजनेस अमाउंट जानना चाहे, हाँ जी, तो फिर अमाउंट जाननी है, सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट। फिर देखें दोबारा फार्मूलों में कहां पर सेल्स की अमाउंट हमें मिल पाएगी प्रॉफिट के फार्मूले से, लास्ट वाला। अब अगर ये ब्रेक इवन सेल हो तो प्रॉफिट 0 होगा, तो प्रॉफिट को 0 रखें, बाकी इधर उधर करें और देखें सेल्स की फिगर कैसे निकलेगी। जी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। और जिनको ये बुजुर्गी नहीं समझ आई, बस आप समझ लें 2 फार्मूले हैं, इनको याद कर लें। अच्छा, इसमें कतलबंदी अज़्यूम कर लेता हूं, अगर इनमें से कोई एक पता चल जाए तो दूसरा पता चल सकता है, या दूसरे के लिए ये फार्मूला ही लगाना पड़ेगा? जैसे अगर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकाल लिया, अब हम रेवेन्यू भी जानना चाह रहे हैं, तो क्या ये फार्मूला लगाना पड़ेगा या इससे कुछ काम चला सकते हैं? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह अगर ये इसी तरह निकाल चुके हुए हैं, यूनिट्स भी जानना चाह रहे हैं, तो सेल प्राइस से डिवाइड कर दें। नहीं समझ आई? चले एक सादा सा सवाल आप कर दें, फिर एक 5 पेपर का सवाल मैं करता हूं। सवाल लिखें। प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 50 50 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 40। टोटल फिक्स कॉस्ट 150,000, 1.5 लाख रुपए। ब्रेक इवन सेल निकाल दें, यूनिट्स भी और अमाउंट भी। अच्छा, चूंकि मैं ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, तो ये फार्मूला भी लगाने की प्रैक्टिस करना, इससे ये फार्मूला भी लगाने की प्रैक्टिस करना, और एक निकाल के सेल प्राइस से दूसरे तक भी पहुंचना करें।
यार, कितनी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? 150। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 10 रुपए। तो ब्रेक इवन यूनिट बन गए 15,000। अगर इसी से ही अमाउंट बनाना चाहें तो इनटू 50 रुपए, और अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहें तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय CS रेशो कितनी? 0.2 कह लें, 20% कह लें। सेल प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, कंट्रीब्यूशन 10 है, तो ये इसका 20% है, तो 0.2 से डिवाइड कर दें तो भी हाँ जी, ये फार्मूले लगाने आए। चले अब करते हैं पास पेपर की प्रैक्टिस। एक सवाल कराता हूँ, अभी कल और कराता हूँ, और होमवर्क नहीं देता क्योंकि आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट 4 दफा तो सुनी लिए हैं, 5वीं दफा भी सुनने होंगे, तो वो आप सुन लें। अब ये छोटा सा सवाल करते हैं, आप पढ़ लीजिए मेरी बुक में। अच्छा, इस सवाल में भी ना पुराना सवाल है क्योंकि तो कुछ केयरलेस मसाइल थे, वो मैंने इसलिए वर्ड्स चेंज करके बुक में डाले हुए हैं। मेरी बुक में CVP वाले चैप्टर में स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल होगा, ऑल्टर लिमिटेड, पेज 243, क्वेश्चन नंबर 16। ये स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल था। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे सवाल, पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं। सवाल था, पढ़ लिया होगा। रिक्वायर्ड क्या है? तो सवाल की रिक्वायर्ड पता चल रहा है कि इस चैप्टर का सवाल है, ठीक है। यूनिट्स या रेवेन्यू? यूनिट्स। CVP के सवालों में ना खास तौर पे ब्रेक इवन में एक अच्छी बात यह है कि सवाल का स्ट्रक्चर प्लान हो जाता है। यदि हमें सवाल में पता है कि कहां पहुंचना है, ब्रेक इवन सेल निकालनी है यूनिट्स में, और पता है कि फार्मूला लगना है टोटल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका फायदा है। और इससे फायदा ये हो रहा है कि अब हमें पता है कि हमें सवाल में किस चीज की तलाश करनी है। अब हम सवाल को शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे इस नियत से कि हमने फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है, फिर फिक्स कॉस्ट ढूंढ ली, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए डाटा ढूंढना होगा, तो हमें कम से कम ना इस पर गाइडलाइन मिल जाती है कि कहां क्या क्या फिगर ढूंढनी है। हाँ, अब उसने सवालों में मुश्किल क्या डाली होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए वो मटेरियल, लेबर, सारे पुराने कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा, जैसे इसमें थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया हुआ है। तो अब हम टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए मेहनत करते हैं, वर्किंग 1, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे वर्किंग 2, और आंसर ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। अब सवाल ढूंढते हैं और टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं पूरे सवाल से। सबसे पहले टेबल में कहीं है कोई फिक्स्ड? अच्छा, अब हम यहां पर जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, एडमिन सेलिंग सब। तो पहले टेबल में कहीं है फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, वो तो दिए हैं पर यूनिट, चले आगे शायद कुछ काम मिल जाए। फिर उसके अलावा और कुछ उस टेबल में सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन है, ये टोटल दिए हैं। देखते हैं आगे क्या गाइडेंस है इनकी। पॉइंट नंबर एडिशन इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1, ये आ गई बात नॉर्मल लॉस और उसकी स्क्रैप वैल्यू, चलो ये प्रोसेस कॉस्टिंग टेस्ट हो गई। पॉइंट नंबर 2,
जो ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है वो इन्होंने बता दिया कि हमने वो बनाया कैसे, तो हमने टोटल तक पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इन्होंने कहा हमने बनाया किससे डिवाइड करके, कितने, तो टोटल फिक्स्ड एफओएच निकाल लेते हैं 3.5 को 175 से मल्टीप्लाई करके 612500। इसमें कोई मुश्किल परेशानी। पॉइंट नंबर 3 सेलिंग एक्सपेंसेस की बात आ गई। पॉइंट नंबर 4 जनवरी की कुछ बात आई है, चलो पॉइंट 4 पे बाद में आते हैं। पॉइंट 3 सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है या वेरिएबल भी हो सकते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों हो सकते हैं। अब सवाल में हमें इसमें से कोई हिंट्स ढूंढने पड़ेंगे। सवाल में उसने हमें ऊपर फरवरी के टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस बता दिए और पॉइंट नंबर 3 में यह बता दिया कि ये जनवरी से कितने कम है, यानी जनवरी के भी टोटल पता चल गए। फिर कैसे 42 ऐड कर लें, तो अब हमारे पास जनवरी के भी टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, फरवरी के भी टोटल एक्सपेंसेस आ गए। और कोई हिंट, लास्ट पॉइंट, जनवरी के सेल यूनिट्स भी आ गए और फरवरी के सेल यूनिट्स ऊपर टेबल से हैं। तो अब हमें कम से कम 2 पीरियड का डाटा चाहिए होता है, मिल गया। तो हाई लो मेथड पे चलते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए हाई लो मेथड पे आ जाते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस तोड़ें तो यूनिट्स कौन से लेने हैं, प्रोड्यूस्ड के सोल्ड? सेलिंग एक्सपेंसेस को तोड़ें, सोल्ड। तो जनवरी और फरवरी 2 ही चाहिए थे, मिल गए। जनवरी में यूनिट सोल्ड कितने, 180। फरवरी में यूनिट सोल्ड कितने, यूनिट सोल्ड 145। कैसे 175 प्रोडक्शन है, ओपनिंग है नहीं, क्लोजिंग है 30, तो वहां से निकल आएंगे बेचे कितने। और टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस फरवरी के कितने, 29। जनवरी के कितने, 337। कैसे, ये 42 कम है, बढ़ा दिया, तो इससे निकल आएंगे यूनिट्स का डिफरेंस 35, खर्चे का डिफरेंस 42, तो बी फाइंड हो गया 42 डिवाइडेड बाय 35 1.2, ये निकल आया बी। और अब इस बी को इनमें से किसी में भी यूज कर लें। चलें फरवरी में रख लेते हैं। फरवरी का वाई कितना है, 295 इज इक्वल टू ए प्लस फरवरी का बी कितना है इनटू एक्स कितना है, 121। तो यहां से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 121। ये ढूंढना था, ये आ गया इधर सेलिंग एक्सपेंसेस। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल लिए भाई। और कोई फिक्स खर्च है, एडमिन एक्सपेंसेस, सवाल में कहीं उनका दोबारा कोई और जिक्र नहीं है, तो ये क्या है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ये फिक्स्ड है। 101 ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। 834900। ब्रेक इवन सवाल की रिक्वायरमेंट है, इससे पता चल रहा है कि फार्मूला लगेगा ये। अब इन दोनों में से एक एक करके चीजें ढूंढ ली हैं। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की थी, एडमिन की थी, सेलिंग की थी। प्रोडक्शन की गिवन थी, एडमिन के बारे में कुछ और नहीं कहा, तो एडमिन मोस्टली फिक्स्ड ही होता है। सेलिंग, इसके लिए लास्ट 2 पॉइंट से हिंट मिल रहा था कि हाई लो लगाना है, तो वो हाई लो लगाया है तो उसे फिक्स निकले, ये किया अब तक। अब क्या रह गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए चाहिए सारा कुछ पर यूनिट। अब उस सारे कुछ में से क्या क्या है, सेल प्राइस 26, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, तो उसके लिए उसने प्रोसेस के इशारे दिए हमें, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये। तो अब क्या रह गया, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब लगाते हैं प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग आपके बाएं हाथ का खेल है।
यानी वो जो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकाला करते थे। कैसे पता प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई इधर? इंस्पेक्शन स्टेज, लॉसेज, तो फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इनपुट पता नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ भी नहीं। नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड यूनिट्स का 20%, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही नहीं, तो यही इंस्पेक्टेड है, ये भी नहीं पता तो ये भी नहीं पता। अब जब ये पता ही नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस तो फिर निकल नहीं सकता। आउटपुट 175। अब ये पता है कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स यही है और ये इन्हीं का 20%, ये पता नहीं ये इसका 20% है, तो ये फिर 80% है। 21750। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, एबनॉर्मल लॉस है नहीं, तो ईपी बनाने की जरूरत है नहीं। तो अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग के शुरू वाले 2-3 लेक्चर्स में पहुंच गए हम, जहां पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते थे, मटेरियल कन्वर्जन माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय आउटपुट। ईपी की जरूरत ही नहीं है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं अब यहां से। डायरेक्ट मटेरियल कितना, 10 रुपए पर यूनिट ऑफ ये 2187500। लेबर 2 पर यूनिट ऑफ ये 437500। वेरिएबल एफओएच 875। फिक्स लिखो, कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं हम, बस वेरिएबल माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कितने रुपए है, 5 रुपए जी, 21 328125 और पर यूनिट के लिए डिवाइडेड बाय 18.75। ये चाहिए था यहां। बस भाई ये सवाल। चलें, अल्लाह हाफिज़।